आज हम महिला पर्यवेक्षक के महिला एवं बाल विकास से संबंधित कानून का चैप्टर आज हमने लिया है। तो आइए हम देखते हैं इन चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कानूनी अपराध को बताया गया है। तो गर्भधारण पूर्व व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना है। इसके लिए सहयोग देना वह विज्ञापन करना कानूनी अपराध है, जिसमें 3 से 5 वर्ष तक की जेल हो, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई लिंग भ्रूण परीक्षण करवाता है तो उसमें 3 से 5 वर्ष की जेल भी हो सकती है और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का मिनिमम उसमें जुर्माना भी हो सकता है। अब दोनों समान का मतलब है लड़का और लड़की दोनों समान होने चाहिए। तो किस प्रकार है कि चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार समाज में औसतन जितने लड़की पैदा होते हैं उतने ही लड़कियां भी जन्म लेते हैं। यहाँ पर जितने लड़के आएंगे, जितने लड़के पैदा होते हैं उतने ही लड़कियां भी जन्म लेती हैं। जन्म के समय औसतन लड़का और लड़की समान शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, किंतु सामुदायिक एवं सामाजिक व्यवहार से धीरे धीरे पुरुषों की शक्ति स्त्रियों की तुलना में प्रभावी हो जाती हैं। जब बच्चा या लड़कियां जन्म लेती हैं तो उनकी जो शक्ति होती है वो समान होती है, लेकिन पुरुषों की शक्ति स्त्रियों की तुलना में प्रभावी हो जाती है। वर्तमान स्थिति के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कि भारत में स्त्रियों की स्थिति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बालिकाओं के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करती हैं। जो स्त्रियां होती है भारत में, उनकी स्थिति बालिका जो होती है उनकी स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रभावित होती हैं। इसीलिए हमें छोटे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस प्रकार लिंग भेद के परिणाम स्वरूप समाज में लड़के के जन्म को प्रमुखता, बालिका शिशु की भ्रूणावस्था में ही हत्या, बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में ही बालिकाओं का विवाह, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों में भेदभाव देखा जाता है। हमारे समाज में और सभी में ऐसा होता है कि समाज में लड़कों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है और लड़कियों को कम दी जाती हैं। लेकिन अब ऐसा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो बालिका जो होती हैं, अगर उनको पता चल जाता है किसी के 2-3 लड़कियां पहले से ही हो चुकी हैं, तो वो भ्रूण परीक्षण करवा के गर्भावस्था में ही हत्या कर देते हैं बच्चों की। तो वो एक कानूनन अपराध है। तो बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में भी बालिकाओं का विवाह कर देते हैं। छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है और वो अपने पोषण और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी ज़रूरतों में भी भेदभाव करने लगते हैं। बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। स्वास्थ्य के ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये शिक्षा जैसी मूलभूत ज़रूरतें में भी भेदभाव देखा जाता है। तो अब ऐसा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। अपने तीव्रतम रूप में लड़के की चाह की परिणति कन्या की हत्या और कन्या गर्भपात में होती हैं। देश के विभिन्न भागों में किए गए अध्ययनों में कन्या शिशु हत्या के मामले पाए गए हैं। जो देश के जो भाग होते हैं, विभिन्न भागों में जो अध्ययन करने के बाद ही पता चला है कि कन्या जो होती हैं, अगर बालिका का पता चल जाता है कि बालक गर्भ में बालक है या बालिका है, तो उसको गर्भ में ही शिशु की हत्या कर सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्याओं को विभिन्न धर्मों के गुरुओं ने धार्मिक दृष्टि से अनुचित बताया है। सही है कि अगर कोई कन्या भ्रूण करवाता है, भ्रूण परीक्षण भी करवाना एक कानून अपराध है, जो धर्मों के गुरुओं के धार्मिक दृष्टि से गलत बताया गया है, अनुचित है, वो सही नहीं है। पारित अधिनियम देखेंगे हम। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से जन्म पूर्व लिंग निर्धारण के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। दिनांक 1/1 को प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनिमय और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 लागू कर ऐसी जांचों को कानूनी अपराध ठहराया है। भ्रूण परीक्षण करना या फिर और कोई परीक्षण जब गर्भवती महिलाओं का किया जाता है
तो 1994 में ही लागू कर दिया गया था कि ऐसी जांचों को कानूनी अपराध ठहराया है। भारत सरकार ने उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिनांक 14/2/2003 से अधिनियम का नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 रखा है। अब प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें सुविधा दी गई है। जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल निम्नलिखित विकारों की पहचान के लिए ही किया जा सकता है, जो निम्न है। पहला है गुणसूत्र संबंधी विकृति, आनुवंशिक उपापचय रोग, रक्तवर्णिका संबंधी रोग, लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग, जन्मजात विकृतियां, केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएं व रोग। इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग या संचालन के लिए चिकित्सक निम्नलिखित शर्तों को भली प्रकार जांच कर ले कि गर्भवती महिला का भ्रूण जांच की जाने योग्य है या नहीं। जब किसी गर्भावस्था महिला का जब भ्रूण की जांच की जाती है तो उसकी एज वगैरह पर भी डिपेंड करता है, तो पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो भ्रूण जांच करने योग्य है या नहीं है। गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक है। यदि अगर किसी गर्भवती स्त्री की जो उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा होती है तो उसका भ्रूण परीक्षण नहीं कर सकते हैं। गर्भवती स्त्री की 2 या उससे अधिक स्वतः गर्भपात या गर्भस्राव हो चुके हैं। यदि जो प्रेग्नेंट महिला जो रहती हैं अगर उसके 2 या उससे ज़्यादा गर्भपात हो सकते हैं तो भी भ्रूण परीक्षण करना गलत है। गर्भवती स्त्री नशीली दवा, संक्रमण या रसायनों जैसे सशक्त विकलांगता पदार्थों से संसर्ग में रही हैं। क्या गर्भवती महिला जो होती है वो नशीली दवा का यूज़ करती हैं, अनेक संक्रमण रसायनों जैसे पदार्थों का सेवन अगर करती हैं तो ये पहले हमें चेक करने की ज़रूरत होती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित कोई अन्य अवस्था है। अब हम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका कि क्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 अन्य बातों के साथ राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने तारीख 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया है। बालक के अच्छे शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया गया है। जो बालक होते हैं उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके शारीरिक, भावना, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि वो उनको और अच्छे बेहतर तरीके से कर सके। बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय के राज्य पक्षकारों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है। किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रिया कलाप को लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना। यदि किसी बालक को हम किसी भी लैंगिक क्रिया के विरुद्ध उत्प्रेरित करते हैं तो वो प्रपीड़न करते हैं, तो वो भी एक गलत माना जा सकता है। वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना, अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना, यह भी एक कानूनन अपराध है। भारत गणराज्य में 63वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है कि प्रारंभिक में क्या होना चाहिए। इस अधिनियम में प्रारंभ में दिया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इसका विस्तार कहाँ हुआ था? इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।
यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इसकी परिभाषाएं हम देखते हैं अब। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 5 में है। गुरुत्व लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 9 में है। सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथाविधिनिष्ठ सुरक्षा बल या पुलिस व अभिप्रेत है। ये सब 2012 के अंदर आता है। बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। धार्मिक संस्था का वह अर्थ होगा जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में है। ये सारे लैंगिक अपराधों में परिभाषाएं अलग अलग तरीके से दी गई हैं। अब हम देखेंगे बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध क्या होते हैं। तो प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले, जो कोई प्रवेशन हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, उसे दंडित भी किया जाएगा और जुर्माने से भी वह दंडनीय होगा।